की राजधानी क्या है साथियों? आप सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, आंसर आपका भी होगा। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है साथियों? इंदौर है और इंदौर ही सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है, भारत का भी और मध्य प्रदेश का भी। कह रहे कि मध्य प्रदेश की स्थापना साथियों कब हुई थी, मुझे बताइए। तो इसकी स्थापना साथियों 1 नवंबर 1956 को हुई थी। अगला सवाल देखिए मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? एक-एक सवाल साथियों टॉप लेवल का है, स्वर्णिम क्वेश्चन है साथियों आपकी परीक्षा को क्रैक करने के लिए। तो अगर आपकी परीक्षा कल है तो आज की इस वीडियो का एक-एक सवाल घोल कर पी जाइएगा। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है साथियों आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर अगर बात करें 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है, तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर आपका ऑप्शन नंबर डी कहलाएगा। अगला सवाल देखिए साथियों आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो मध्य प्रदेश की सीमा साथियों 5 राज्यों से लगती है, आंसर आपका भी होगा। अगला सवाल है कह रहे कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है? तो साथियों पता कहां से होता है? मैं कह सकता हूं यहां पर अमरकंटक से होता है, अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। अगला सवाल देखिए कह रहे कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है? तो सोन नदी की अगर बात करें ये भी साथियों अमरकंटक से भी निकलती है, यानी कि नर्मदा नदी और सोन नदी दोनों अमरकंटक से ही निकलती है। मध्य प्रदेश का हृदय किसे कहा जाता है? साथियों अगर आपको ये प्रश्न पसंद आया है, मुझे तो पसंद आया है साथियों, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर वाकई आप अपने सिलेक्शन को निश्चित करना चाहते हैं साथियों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मध्य प्रदेश के हृदय की अगर बात करें तो साथियों सागर को कहा जाता है मध्य प्रदेश का हृदय। अगला देखिए मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राज्य पशु की अगर बात करते हैं साथियों बारहसिंगा है, बारहसिंगा आपका जवाब है। अगला देखिए मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी की अगर हम बात करते हैं तो दूधराज की अगर बात करें, जिसको पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष की अगर बात करें तो वह राज्य वृक्ष की अगर बात करें साथियों बड़ है। क्या है? बड़ जो है ना, ये मध्य प्रदेश का राजकीय राज्य वृक्ष है। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा है साथियों? तो अगर कमल की बात करते हैं तो कमल मध्य प्रदेश का राज्य पुष्प है, आंसर आपका भी होगा। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय साथियों कहां पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय की अगर बात करें तो जबलपुर में स्थित है, आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कह के भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में स्थित है बताइए। तो ये तो साथियों रायसेन में स्थित है। कहां पर स्थित है भीमबेटका गुफाएं? रायसेन में स्थित है। अगला देखिए सांची का स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था? तो अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी कि अशोक है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कह रहे कि खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे? तो खजुराहो के मंदिर साथियों चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे, आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए कह रहे कि उज्जैन किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? अगर सवाल आपसे एग्जाम में आ जाए तो नर्मदा, क्षिप्रा, बेतवा, मैं कहूंगा साथियों क्षिप्रा नदी के किनारे ये बसा हुआ है उज्जैन शहर, इसलिए आंसर आपका भी होगा। अगला देखिए महाकालेश्वर मंदिर ये कहां पर स्थित है साथियों बताइए। तो महाकालेश्वर मंदिर की अगर बात करें तो ये भी साथियों उज्जैन में ही स्थित है महाकालेश्वर मंदिर। ओंकारेश्वर मंदिर की अगर बात करें ओंकारेश्वर किस जिले में स्थित है? तो ओंकारेश्वर की अगर बात करें ये साथियों खंडवा में स्थित है, खंडवा आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए नर्मदा नदी कहां पर गिरती है साथियों? तो नर्मदा नदी जाकर बंगाल की खाड़ी में नहीं अरब सागर में गिरती है, अरब सागर आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं 2025 तक? सब कुछ लेटेस्ट आपको मिलेगा, कोई पुरानी जानकारी नहीं, क्योंकि ये क्लास साथियों बहुत मेहनत के बाद तैयार की गई है। मैं कहूंगा 55 जिले हैं साथियों मध्य प्रदेश में, और ये वो क्लास है साथियों जो परीक्षा से पहले पहले आपको देखना है। परीक्षा जस्ट आपकी है तो मैं कहूंगा इस वीडियो को अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, परीक्षा में यहाँ से आपको बहुत फायदा देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश का सबसे छोटे जिले की अगर बात करते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से तो दतिया है। क्या है साथियों? दतिया है, दतिया आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए गोंड जनजाति मुख्यतः कहां पर पाई जाती है? तो गोंड जनजाति की अगर बात करते हैं साथियों गोंड जनजाति कहां पाई जाती है? मंडला में, बालाघाट में, यानी कि दोनों ही बिल्कुल सही हो जाएंगे, बी और सी, यानी कि आंसर आपका डी होगा। पंचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है आपसे पूछा जा रहा है? तो ये साथियों सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित है पंचमढ़ी, आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए साथियों सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है, एक बार आप लोग मुझे बता दीजिए। देखिए मांडू का किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो साथियों मांडू का किला ये किसके द्वारा बनवाया गया था? ये दिलावर खां के द्वारा बनवाया गया था। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा साथियों? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि भोजपुर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो भोजपुर मंदिर का निर्माण साथियों राजा भोज के द्वारा करवाया गया था, भोजपुर मंदिर का निर्माण। उसके बाद देखिए भोजशाला ये कहां पर स्थित है? धार में, उज्जैन में, ग्वालियर में, भोपाल में। तो ये साथियों धार में स्थित है भोजशाला, है ना। अगला सवाल देखिए भील जनजाति कहां पाई जाती है? तो भील जनजाति साथियों मंदसौर में, झाबुआ में, खंडवा में, यहाँ सभी जगह पर साथियों भील जनजाति पाई जाती है, इसलिए आपका जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। मंडला प्रसिद्ध है किसके लिए साथियों? मंडला प्रसिद्ध है तो ये तो वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है मंडला, इसलिए सही जवाब आपका ए हो जाएगा। और अगला देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान साथियों कहां पर स्थित है? आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। तो ये साथियों ये मंडला में स्थित है, मंडला आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान साथियों कहां पर स्थित है? तो ये साथियों पता कहां पर स्थित है? उमरिया में स्थित है, उमरिया में ही बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो ये कहां पर स्थित है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान फटाफट बताइए कहां पर स्थित है, क्या आपका जवाब होगा? अच्छा किसके लिए जाना जाता है ये पूछा जा रहा है। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम लोग साथियों बात करते हैं तो बाघ के लिए भी जाना जाता है और पन्ना की खाने हीरे के लिए भी जानी जाती है, यानी कि आपका जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए और बी दोनों आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है?
तो माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो ये साथियों शिवपुरी में, कहाँ पर है, शिवपुरी में, आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो सबसे बड़ी नदी की अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश की तो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी आपका जवाब होगा। चंबल नदी का उद्गम कहाँ पर है साथियों, चंबल नदी का, तो चंबल नदी की अगर बात करें साथियों जानापाव पहाड़ी पर इसका उद्गम है, चंबल नदी का, आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए बेतवा नदी कहाँ से निकलती है मुझे बताइए, तो बहुत तेजी के बेतवा नदी साथियों कहाँ से निकलती है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं कहूंगा महादेव पहाड़ी से निकलती है। तो यहाँ पर तो महादेव पहाड़ी नहीं लिखा, क्या साथियों टाइप करना भूल गए, कोई दिक्कत, अच्छा महादेव पहाड़ी साथियों यहाँ पर लिखा है ऑप्शन नंबर डी में। तो बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, महादेव पहाड़ी से निकलती है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल साथियों सतपुड़ा से है, आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचे स्थान की अगर बात करें तो धूपगढ़ है, धूपगढ़ आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कह के राजा भोज किस वंश से थे, तो राजा भोज की अगर बात करते हैं साथियों ये परमार वंश से थे, परमार वंश आपका जवाब हो जाएगा। अगला देखिए कैलाश मंदिर साथियों कहाँ पर स्थित है, तो एलोरा में नहीं है ना, उज्जैन में नहीं है, खजुराहो में स्थित है साथियों। क्या आप लोग याद रखेंगे कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है, खजुराहो में ही स्थित है। उसके बाद देखिए साथियों टंट्या भील किस क्षेत्र से संबंधित है, तो टंट्या भील की अगर बात करते हैं तो यह खरगोन क्षेत्र से संबंधित है, आंसर आपका बी है। और तांत्या मामा किसे कहा जाता है, तो तांत्या मामा की अगर बात करते हैं साथियों टंट्या भील को कहा जाता है। उसके बाद देखिए रानी दुर्गावती किस जनजाति से थी, तो रानी दुर्गावती साथियों गोंड जनजाति से थी, गोंड जनजाति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका जवाब हो जाएगा। अगला देखिए रानी दुर्गावती की राजधानी कहाँ थी, तो रानी दुर्गावती की राजधानी आपसे पूछी जा रही है गड़ा कटंगा में थी, गड़ा कटंगा आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए तात्या टोपे का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो इनका जन्म साथियों कहाँ पर हुआ था, इनका जन्म जो हुआ था वो विदिशा में हुआ था, विदिशा आपके इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला देखिए ग्वालियर का किला किसके द्वारा बनवाया गया था, तो सूरज सेन इनका नाम है, और सूरज सेन के द्वारा ही इस ग्वालियर का किले को तैयार किया गया था। लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल साथियों कहाँ पर स्थित है, तो लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल की अगर हम बात करते हैं तो ग्वालियर में है, ग्वालियर आपका बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर तात्या टोपे को कहाँ फांसी दी गई थी, तो इनको साथियों कहाँ फांसी दी गई थी, शिवपुरी में साथियों इनको फांसी दी गई थी, आंसर आपका ए होगा। मध्य प्रदेश का नारा क्या था, तो मध्य प्रदेश का नारा साथियों सत्यमेव जयते था, मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब सत्यमेव जयते, ये मध्य प्रदेश को मिलेंगे। चलिए तो रीजनिंग का पहला सवाल, इसको करने की आप कोशिश करिए, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले 9 था, फिर 10 हुआ, फिर 18 हुआ, उसके बाद 45 हुआ, तो कहा जा रहा है कि अगला नंबर साथियों मुझे बताइए यहाँ पर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर अगर बात करें साथियों 1 बढ़ाया गया, यहाँ पर 8 बढ़ा दिया गया, और यहाँ पर कितना बढ़ा दिया गया, मान लीजिए 15 में से 8 गया तो 7 बचे, ये 3 हो गया, 3 में से 1 या 2 बचे, यानी कि 27 बढ़े, तो यहाँ पर कितना बढ़ेगा साथियों 36 बढ़ेगा, 36 बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 36 ही बढ़ेगा। देखिए एक सेकेंड, अगर हम यहाँ पर साथियों बात करते हैं तो बहुत प्यार से आप लोग एक चीज दिखाई दे रही होगी कि ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, इसको 1 का क्यूब मान सकते हैं, तो ये 4 का क्यूब आ जाएगा, 4 का क्यूब होता है 64, यानी कि 45 और 64 कितने होते हैं, 5 4 9 6 4 10, 109 यहाँ पर आएगा, और 109 साथियों ऑप्शन नंबर सी वाले में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि BAC से जैसे बनाया गया है GFH, ठीक है, उसी प्रकार LKM से साथियों क्या बनाया जा सकता है मुझे बताइए। देखिए B होता है 2 पर, A 1 पर, C 3 पर होता है, G होता है 7 पर, F 6 पर, H 8 पर होता है, तो 2 से 7 हुआ है यानी कि 5 बढ़ा है, 1 से 6 हुआ है तब भी 5 बढ़ा है, 3 से 8 हुआ तब भी 5 बढ़ा है, तो इन सब में 5 5 5 5 बढ़ा दीजिए साथियों। L 12 पर होता है, 5 बढ़ाएंगे 17 हो जाएगा, 17 पर Q होता है, K 11 पर होता है, 5 बढ़ाओगे 16 हो जाएगा, 16 पर P होता है, M में साथियों 5 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, R हो जाएगा, यानी कि QPR कहाँ पर लिखा हुआ है, QPR आपका QPR, एक सेकेंड, QPR आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर, ये तो फिर ओ लिखा हुआ है, ओ नहीं साथियों, एक सेकंड रुकिए, QPR तो ऑप्शन नंबर बी में ही तो लिखा है साथियों, बार बार क्यों मैं चेंज कर रहा हूँ, QPR आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपव्यय करने से संबंधित है लुटाना, तो उतरने से संबंधित क्या होगा, दुर्लभता, नीचे आना, भ्रम या निषेध, मैं कहूंगा नीचे आना हो जाएगा। अपव्यय करने का मतलब ये तो होता है खर्च करना या लुटाना, उतरने का मतलब साथियों हम लोग कह सकते हैं उतर रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ, एक ही तो बात है। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि कथन और निष्कर्ष वाला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए तो पहले कथन देख लेते हैं, उसके बाद साथियों यहाँ पर निष्कर्ष भी है। आपसे कहा जा रहा है कि कुछ चिड़ियाघर हैंगर हैं, तो जैसा जैसा कह रहे हैं वैसा वैसा साथियों करते जाइए। मान लीजिए ये चिड़ियाघर हो गए और कुछ चिड़ियाघर जो है ना, इतने चिड़ियाघर साथियों हैंगर हो गए। उसके बाद कह रहे हैं कि कुछ हैंगर जो है ना, ये कुछ हैंगर साथियों मछलियां हो गई, ठीक है। अब निष्कर्ष को देखिए और बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। कुछ चिड़ियाघर मछलियां हैं, कुछ चिड़ियाघर मछलियां हैं नहीं साथियों, चिड़ियाघर ये है, मछलियां ये है, तो कोई चिड़ियाघर मछली नहीं है। कुछ हैंगर मछलियां, कुछ हैंगर मछलियां, ये सही है बिल्कुल, इतनी है हैंगर मछलियां हो जाएंगी तो ये सही हो जाएगा, यानी कि दूसरा आपका अनुसरण करता है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब यहाँ पर साथियों क्या हो सकता है मुझे बताइए। चलिए देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, हम लोग आपसे जो कहा जा रहा है कि 8 मित्र हैं ABCDEFG और साथियों H, एक गोलाकार मेज के चारों ओर एक दूसरे के तरफ मुंह करके भोजन कर रहे हैं, तो ये हमने बना लिया।
कितने लोग हैं? 8 लोग हैं साथियों। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 8 लोग यहाँ पर हो गए। ठीक है ना। उसके बाद कहा जा रहा है कि ए एफ के सामने और बी के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है। तो ए एफ के सामने बैठा है ना। तो ए एफ के सामने बैठा, मान लीजिए ए आपका ये हो गया और एफ आपका साथियों ये हो जाएगा। ए एफ के सामने बैठ गया है, यानी कि बी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है कौन? ए। तो बी के दाएं, अब बी पता कहाँ पर साथियों बनाओगे आप? बी की अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, बी आपका किधर? अगर बी को साथियों यहाँ पर अगर हम लोग मान लीजिए बनाते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। एक काम करिए साथियों, फिर आप इसको ऐसे करिए, मैं आपको वो तरीका बता देता हूँ। एक काम करिए साथियों, जो पहले कंफर्म तरीके से हो रहा है ना, आप वहां से स्टार्टिंग करिए। कैसे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बी के दाएं तीसरे स्थान पर ए है ना। तो बी को आप कहीं पर बना लो, मान लीजिए साथियों यहाँ पर बना लिया। अब बी का दायां तीसरे स्थान पर साथियों ए होगा, यानी 1 2 3 ए आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए, अब साथियों कह रहे हैं कि ए एफ के सामने है, तो ए जो है ना ये साथियों ए, ये एफ के सामने, यानी कि एफ आपका यहाँ पर आ जाएगा। चलिए उसके बाद करेंगे जी एफ और डी के बीच में। जी जो है ये एफ और डी के बीच में है, तो जी जो होगी ये एफ और डी के बीच में होगी साथियों, डी है ना। एक सेकेंड, एफ और डी की अगर बात करते हैं साथियों, एफ और डी क्या साथियों? एफ और डी लिखा है ना। एफ और डी के बीच में कौन है साथियों? जी है, तो जी यहाँ पर हो जाएगी। उसके बाद कह रहे हैं साथियों डी के बाएं एच है, तो डी के बाएं एच है, एच साथियों यहाँ पर हो जाएगा। सी और ए के बीच में ई है, तो सी और ए के बीच में, सी और ए के बीच में साथियों ई है। सवाल पूछा जा रहा है ई के सामने कौन है? ई के सामने की अगर बात करें, ई के सामने तो साथियों डी आपको लग रही है, डी लग रही है, डी लग रही है, जी लग रही है। एक सेकेंड, ई के सामने, ई साथियों ये है, ई के सामने जी है, तो जी कौन सा ऑप्शन में है? जी ऑप्शन नंबर ए वाले में। तो जिनका आंसर यहाँ पर ए था, तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि 13 3 से 39 कैसे बनेगा, 23 4 से 92 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर कुल मिला के आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा, मुझे बताइए। देखिए 13 तियां साथियों कितने होते हैं? 13 तियां 39 होते हैं। 23 चौक की अगर बात करते हैं साथियों कितना होता है, जरा देखिए। 4 तियां 12 आपका हो गया, 4 दूना 8 1 9 92 हो गया, बिल्कुल सही है। 23 चौक आपका 92, यानी कि कितने से साथियों हम गुणा करें, है ना, कितने से गुणा करें कि 66 आ जाए। तो इसकी साथियों भाग करा दीजिए, तो 11 आ जाएगा। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ साथियों यहाँ पर क्या आ जाएगा? 11, क्योंकि 11 छंग जो होते हैं वो 66 होते हैं। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे 4 है, उसके बाद 20 है, उसके बाद 36 है और उसके बाद 52 है। तो अगला नंबर साथियों यहाँ पर क्या हो सकता है, एक बार आप लोग मुझे बता दीजिए। देखिए 4 से 20 करोगे तो 16 बढ़ेगा, यहाँ पर भी 16 बढ़ेगा और यहाँ पर भी साथियों 16 बढ़ा है, तो यहाँ पर भी 16 बढ़ेगा। 6 2 8 हो जाएगा और 5 1 6 हो जाएगा। 68 आपका जवाब हो जाएगा। और 68 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी वाले में लिखा हुआ है। चलिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे कह रहे हैं कि देखिए 4 है, 6 है और 8 है, उसके बाद 8 है, 12 है और 16 है। 4 से 8 हुआ है, 6 से 12, 8 मतलब डबल हो रहा है यहाँ पर। तो क्या हो रहा है साथियों? डबल मामला चल रहा है। तो यहाँ पर भी डबल चलेगा साथियों। ई 5 पर होता है तो 10 हो जाएगा, जी 7 पर होता है तो 14 हो जाएगा, आई 9 पर होता है तो 18 हो जाएगा, 10 पर आता है जे, और 14 पर क्या आता है साथियों? एन, और आर आता है 18 पर, यानी कि जे एन आर कहाँ पर लिखा हुआ है? जे एन आर आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाईं ओर रखे जाने पर दिए गए शब्द की दर्पण छवि को सर्वाधिक मेल खाता है। यहाँ पर एक दर्पण रखा है और क्लैम्बर यहाँ पर लिखा हुआ है। ये अगर दर्पण में दिखेगा तो कैसे दिखेगा? देखिए आर सबसे अंत में है ना, तो आर ऐसे दिखेगा। ई का मुंह दाईं तरफ है, बाईं तरफ हो जाएगा। बी का मुंह भी दाईं तरफ है, बाईं तरफ हो जाएगा। एम जैसा वैसा दिखेगा, ए जैसा वैसा दिखेगा, एल ऐसा दिखेगा और सी ऐसा दिखेगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन में आपको सातु दिख रहा है? मेरा मानना है कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो जब रियल आपका पेपर होगा तो ऐसा ऑप्शन सातु लिखा होगा, उसको आप लोग लगा देंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, उसके बाद हम लोग यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चंस देखेंगे। एक निश्चित कोड भाषा में पेंसिल को 59 लिखा जाता है, तो इरेजर को साथियों क्या लिखा जा सकता है, मुझे बताइए। चलिए देखिए, अगर हम इसको जोड़ें, जैसे 16 हो गया, ई 5 पर, इन 14 पर, सी 3 पर, आई 9 पर, एल 12 पर, जोड़िए जरा। देखिए 16 5 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 21 और 4 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा और 10 और है 35 हो गया। 35 3 38 हो गया। 38 और ये 48 47 हो गया। 47 48 49 59 बिल्कुल साथियों। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो 59 आएगा। अब इसको साथियों कर लीजिए, ई 5 पर आता है, आर 18 पर आता है, ए 1 पर आता है, ठीक है ना, और एस आपका 19 पर आता है, ई 5 पर आता है, आर 18 पर आता है। इसको प्लस करिए आप, देखिए 18 1 19 है ना, 19 और 5 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 और 5 29 हो जाएगा। 29 और मान लीजिए 20 है, 29 39 49 यानी कि 48 हो जाएगा। 48 और 18 कितना हो जाएगा? 67 हो जाएगा। अच्छा 66 हमें ऑप्शन में भी मिल चुका है, यानी कि हमारा जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। चलिए साथ, उसके बाद देखिए अगले नंबर का जो सवाल है साथियों, अब आपके यहाँ से कौन से क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं? रीजनिंग के क्वेश्चन अब आपके खत्म हो चुके हैं। अब आपके साथियों मैथ के सवाल स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए एक सवाल ऐसा आपके एग्जाम में आएगा, बताया जाएगा कि x अनुपात y बराबर 7 अनुपात 5 है और y अनुपात z बराबर 7 अनुपात 11 है, तो x अनुपात y अनुपात z मुझे बताइए। चलिए कोई दिक्कत नहीं साथियों, यहाँ पर अगर बात करते हैं, हम बात करेंगे x अनुपात y अनुपात z निकालने की कोशिश करेंगे।
ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर अगर बात करें साथियों, देखिए एक्स और वाई क्या यहाँ पर अनुपात दे रखा है, 7:5 दे रखा है, और वाई अनुपात जेड का अनुपात कितना दे रखा है साथियों, 7:11 दे रखा है। इतनी बात क्लियर, अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अब साथियों डायरेक्ट निकल आएगा एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड। 7 की गुणा 7 से कराइए तो 49 आया, ये एक्स निकला। 7 की गुणा 5 से कराइए, 5 गुणा 7 से कराइए 35, ये आया वाई। और एक तरीके से अगर बात करें 5 की गुणा 11 से करिए साथियों 55 आ गया, ये आपका आ गया जेड, यानी कि आपका निकल आया। और ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए जवाब क्या होगा, बताइए। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी है 16 मीटर, 12 मीटर और 15 मीटर। कह रहे कि उस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी या लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी, ऐसा एक सवाल आपसे पूछा जाता है। कमरे में रखी जाने वाली सबसे सबसे लंबी छड़ की अगर बात करते हैं क्या होगा, देखिए एक मान लीजिए कमरा आपका ये हो गया है ना, और ये चीज आपसे पूछी जा रही, इसमें जो लंबाई होगी वो क्या होगी। कमरे की ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई आपको दे रखी है, तो इसको विकर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, इसको विकर्ण कहा जाता है, ठीक है ना। या हम इसको घनाप भी कह सकते हैं। इस पूरे को हम घनाप कहेंगे। तो घनाप का विकर्ण का सूत्र यहाँ पर साथियों घनाप के विकर्ण का सूत्र लगेगा। तो घनाप के विकर्ण का सूत्र क्या होता है, ये मेन चीज आती है ना। वो साथियों मैं आपको बतला देता हूँ कि भैया वो क्या होता है। एक सेकंड रुकिए। चलिए, तो अंडर रूट आपका आ जाएगा और ब्रैकेट में आ जाएगा साथियों एल का स्क्वायर प्लस आपका, है ना, ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। लंबाई गुणा चौड़ाई, ये सभी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं शॉर्ट में लिखूं, लंबाई का स्क्वायर यानी कि साथियों क्या 16 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस चौड़ाई की अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर 12 का स्क्वायर आ जाएगा, और ऊंचाई की अगर बात करें तो 15 का स्क्वायर आ जाएगा। ये सब बंद आपको करना है। 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, 12 का स्क्वायर 144, 15 का स्क्वायर 225। इन सबको आप लोग साथियों क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो 5 4 9 है ना, या 6 4 10 और 5 15, 15 का 5 हासिल लगा 1 3 7 हो गया, 7 और 5 आपका 12 हो गया, 2 लगा हासिल है 3 4 5 6, यानी कि 625 हो गया। और आप सभी को पता है साथियों 625 जो होता है इसको 25 गुणा 25 लिख सकते हैं। तो अब क्या निकल कर आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 25 निकल कर आ जाएगा, यानी कि 25 मीटर जो होगा ये उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ हो जाएगी। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक ऐसा भी सवाल आएगा, कह रहे कि एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी को 14 घंटे में तय करती है। वह 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दूरी को तय करने में कितना समय लेगी। एक चीज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको चाल दे रखी है ना, कितनी चाल दे रखी है, कितनी चाल दे रखी है, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दे रखी है। और समय आपको दे रखा है, समय आपको कितना दे रखा है, समय आपको दे रखा है साथियों 14 घंटे का। तो क्या हम दूरी सबसे पहले निकाल लें, अगर दूरी हम सबसे पहले निकाल लें तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। चाल गुणा समय बराबर दूरी होती है, क्योंकि दूरी हमें काम में आएगी ना। यहाँ पर देखिए चाल दे रखी है ना, और आपसे दूरी पूछी जा रहा है, सॉरी समय पूछा जा रहा है, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होती है। तो दूरी हमें चाहिए चाहिए है। चलिए तो साथियों दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चाल कितनी है, चाल आपकी 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, और साथियों समय कितना है 14 है। तो 48 की गुणा एक बार 14 से करा के मुझे बताइए। तो 4 8 32 हो जाएगा, 4 चौक 16 17 18 19 हो गया, ये आपका 48 पूरा पूरा आ जाएगा, 2 आ गया 17 हो जाएगा, और ये आपका 6, यानी कि दूरी आपकी जो निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी, वो 672 किलोमीटर निकल कर आएगी। 672 किलोमीटर ये आपकी क्या निकल कर आ गई, ये आपकी साथियों दूरी निकल कर आ गई। समझ गए। अब देखिए यानी कि 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दूरी को, यानी कि इसी दूरी को तय करना हो तो कितना समय लगेगा। तो समय बराबर होता है साथियों दूरी बटे समय। दूरी पता है 672 है, और चाल कितनी है साथियों, अब 84 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। इसको कैलकुलेट करा लिए, आंसर आपका आ जाएगा बहुत आराम से। तो कैलकुलेट कराएं साथियों, 4 से कैलकुलेट कराएं। देखिए 4 दूना और 4 एकम, 4 एकम है ना, 4 4 छंग 24 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, 7 तियां 21 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, 3 7 21, 3 अट्ठे 24, यानी कि समय जो निकल कर आया है वो साथियों 8 निकल कर आया है, यानी कि 8 घंटे। और 8 घंटे कहाँ पर लिखा हुआ है, 8 घंटे आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए साथियों आपके स्क्रीन पर है। इस सवाल को आप लोग देखिए, बस 2 सवाल बाकी, एक ये बाकी है और एक ये बाकी है। 65 क्वेश्चन कुल मिला के साथियों हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलिए देखिए, तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर साथियों आपसे जो चीज कही जा रही है वो क्या कही जा रही है साथियों, कह रहे कि रमेश 75 वस्तुएं 10,800 रुपए की खरीदता है तथा उनको 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये बात आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए 75 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 75 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है ना 10,800 है। इतनी बात क्लियर है। अब कहने का अच्छा खरीदी हुई वस्तु कितनी है, 75 वस्तुएं यहाँ पर खरीदी हैं और उनको 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचा क्या है, वस्तु का विक्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है।
तो कभी भी साथियों अगर ऐसी बात कही कि इतनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो आप क्या करेंगे, आप ये वाली वस्तु और ये वाली वस्तुएं जोड़ लेंगे। यानी कि कुल मिला के साथियों अब कितनी हो गई है, 80 वस्तु हो गई है, 80 वस्तु हो गई हैं। अब आप क्या करोगे, आपको साथियों ये पैसा है ना 10,800 और बटे 80 इसको भाग दे देना है, बस आपका काम हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसी लैंग्वेज लिखी हो तो आप करेंगे। तो अब इससे कट हो गया है, 8 एकम 8 हो जाएगा, 28 हो गया, ये 8 कम 8 16, 8 3 24, 8 3 24 हो गया, 4 जाएगा आपका 40 हो जाएगा, 8 5 40 हो गया, 135। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा साथियों, 135 होगा। 135 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल और अंतिम सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि एक दुकानदार 25% की छूट देने के बाद 40% का लाभ कमाता है, यानी कि 25% की छूट दे रहा है, यानी कि अगर 100 रुपए की चीज थी तो 25% की छूट दे रहा है, यानी कि 75 रुपए वो दे रहा है, ठीक है ना। लेकिन वो 75 रुपए में दे रहा है, तब भी वो 40% का लाभ अर्जित कर रहा है, यानी कि 75 रुपए में अगर वो वस्तु दे रहा है तो वो तब भी वस्तु 140% में जा रही है, 40% का लाभ हो रहा है ना। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। पहले तो वस्तु का क्रय मूल्य एक बार निकाल कर आप दिखाइए, यानी कि 100% की वैल्यू निकाल कर दिखाइए। ये आ गई 1% की वैल्यू, 100 से गुणा कर देंगे, 100% की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 पंजे और 2 सत्ते यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब 7 से अगर कट करें साथियों, 7 एकम 7 हो जाएगा, ये कटेगा नहीं पूरा, है ना। क्या 7 एकम 7 हो गया, अब ये आपका पूरा कटेगा नहीं साथियों। तो आप एक काम करिए साथियों, नीचे क्या है, नीचे 7 है और ये क्या 75 है। तो 75 पंजे की अगर बात करें, टोटल कट कर लेंगे, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 37, यानी कि अब 375 की भाग साथियों 7 से कर लीजिए, आसानी पड़ेगी। तो 7 पंजे 35 हो जाएगा, 2 जाएगा 25 हो गया, 7 तियां आपका 21 हो गया। अब 4 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 पंजे आपका 35 हो गया, अभी भी है ना 5 बचा है, 7 सत्ते आपका 49 हो गया। तो 35.57 रुपए का क्या आया, ये आपका साथियों क्रय मूल्य आ गया है। क्रय मूल्य आ गया है साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के अगर बात करें करके अंकित मूल्य कितना था, अंकित मूल्य तो 100 रुपए था, फिर 25% की छूट देकर वो 75 रुपए में हुई, लेकिन 75 रुपए में हुई तब भी वो 40% के लाभ पर बेचेगी। तो 140 से 100% निकाल लिया, वो आपका क्या आ गया, क्रय मूल्य हो गया। तो करके अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, अंकित मूल्य आपका ये है और क्रय मूल्य आपका ये है, इससे ये कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि 53 है ना और ये 100 है, ये कितना अंतर है, इसको प्रतिशत में बदलकर बताइए। तो अगर 100 में से 100 में से 53.57 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, जरा देखिए साथियों कितना बचेगा। देखिए यहाँ पर अगर बात करें 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 में से 5 जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका इतना आ गया है। और उसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर साथियों कितना आ जाएगा आपका, 6 और 4, 6 आ गया और साथियों 4 आ गया, तो 46.43 आ गया। इसको थोड़ा हटा दीजिए, 46.43 यहाँ पर आपका आ गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 46.43 यहाँ पर आ गया, इसको प्रतिशत में बदलना है, गुणा आप 100 से करिए और नीचे आप क्या लिख दीजिए, नीचे क्रय मूल्य आएगा 53.57 आ जाएगा। अब पॉइंट से आप पॉइंट कैंसिल करा सकते हैं। अब थोड़ी सी हमें और कैलकुलेशन करना है साथ, तो इस वजह से हम क्या इसको भी हटा देंगे, इन सारी चीज़ों को यहाँ से साथियों हम हटा देंगे। चलिए हटा दिया हमने। अब अगर बात करते हैं साथियों अगले नंबर के स्टेप की, इसको देखिए, ये आपके सामने क्या आया है, ये 46 43 00 इसी में लगा लीजिए और 5357 आपका ये आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप साथियों ये करेंगे, देखिए ये है कितना, ये इसको मान लीजिए साथियों, आप कितना मान लीजिए 4,64,000 है ना। और ये कितना है साथियों 5357, तो ये कितने में जा रहा है, ये एक बार कैलकुलेट करके साथियों मुझे बताइए। देखिए अब इसके नीचे साथियों इसको एक बार कैलकुलेट कराते हैं, नीचे हमें थोड़ी सी जगह चाहिए इसलिए इसको हमने नीचे कर लिया है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें इस टाइप से करा सकते हैं साथियों, 4,64,300 हो गया और ये कितना हो गया 5357 हो गया। इसकी किससे गुणा कराए, ये आपका लगभग आ जाए। देखिए अगर 10 से गुणा कराएंगे तो ये 5300 हो जाएगा लगभग, है ना। तो हम इसको 8 से गुणा कराते हैं, अगर 8 से गुणा कराए तो कितना हो जाएगा साथियों, 7 8 56 हो जाएगा, 7 8 आपका कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, 5 आ गया, 8 5 40 और 45 आपका हो गया, 8 3 24 है ना, कितना हो गया था 8 5 40 और 5 45 हो गया, ठीक है। और 8 3 24 24 और 4 28 हो गया, 28 का 8 हाथ से लगा 2, 8 5 40 और 42 आपका आ गया, है ना। अब यहाँ से इसको साथियों घटा लीजिए आप, कितना आपका आ जाएगा साथियों, एक तरीके से अगर बात करें 4 2 ये आ गया, देखिए 0 आ जाएगा। अब आपका क्या 3 है, ये 3 इधर जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बच जाएगा। अब ये 2 हो गया है ना, एक लेंगे 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा साथियों, तो कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। अब फिर ये 3 हो गया है, 6 में से 1 लेंगे तो ये 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा, 5 बचेगा। अब ये 5 हो गया, 5 में से 3 जाएगा, 5 में से 3 जाएगा, सॉरी 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। इतना आपके सामने आ चुका है। अब आप क्या करेंगे, अब देखिए मेरे हिसाब से अब 8 से तो नहीं, अब आप 6 से एक बार करके देखिए, तो 5357 की गुणा 6 से करके देखिए, है ना, या 5 से करके देखें, 6 से करके देखें, क्योंकि यहाँ पर 5 है और 6 है
तो मुझे 6 से लग रहा है साथ, तो 6 छंग 36, 6 से आपका 42 हो जाएगा, 6 पंजे 30 और 34 आपका हो गया, 6 तीन 18 और आपका 21 हो गया, 6 पंजे 30 और आपका 32 हो गया। देखिए उससे कम आया है, यानी कि लगभग लगभग यहाँ पर जो आंसर आया वो 86 पॉइंट करके कुछ आएगा, और सिर्फ 86 पॉइंट करके। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।